हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बीएनएसएस के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका मेंस और प्री दोनों लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है आरओ। आरओ मतलब चार्ज। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर आरओ होता क्या है, आरओ की अंतर्वस्तु क्या होती है, आरओ में किन किन चीजों का उल्लेख किया होता है, क्या जो डिफिनेशन बताई गई है आरओ की क्या वो पर्याप्त है, क्या उसी डिफिनेशन से हमें यह समझ में आ जाता है कि आरओ होता क्या है, या आरओ को विरचित कौन करेगा, किसके पास राइट है कि आरओ को विरचित करे। तो आसान भाषा में हम लोग आरओ की इन सभी चीजों को इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि यदि आपको बीएनएसएस की क्लास चाहिए, चाहे आरओ से पहले वाली या आगे मैं जो लेता रहूंगा क्लास, आपको अगर वो चाहिए तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको क्लास लेना है तो इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है आरओ, जिसे हम कहते हैं चार्ज। क्या होता है आरओ? तो आरओ आप समझिएगा, इसको चैप्टर 18 में बताया गया है, जो कि सेक्शन 234 से लेकर 247 तक ये प्रावधान करता है। ठीक है, ये हुई बात किसकी? ये बीएनएसएस की बात हुई। अब हम यदि सीआरपीसी की बात करें कि हम लोग इसे सीआरपीसी में कहां पढ़ते थे, तो सीआरपीसी में चैप्टर 17 था, जो कि 211 से लेकर 224 तक प्रावधान करता था। ठीक है, तो अब आरोप में आप ये देख रहे हैं कि सेक्शन 234 से लेकर 247 तक ये प्रावधान किया जा रहा है। अब देखिए, प्री के हिसाब से आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए आरोप किस चैप्टर में प्रावधान किया गया है। तो चैप्टर का नाम याद होना चाहिए आपको, साथ ही साथ आपको यह सेक्शन भी याद होना चाहिए कि किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक आरोप का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आरोप के विषय में चीजें स्टार्ट करूं उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आरोप का मतलब क्या होता है। अगर हम आरोप का मतलब ढूंढते हैं तो हमें आरोप की डेफिनेशन भी जाना होगा, और डेफिनेशन मिलेगी कहां पे? तो हमें जो परिभाषा मिलती है वो सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के एक्ट में मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आरोप की डेफिनेशन मिलती है। यहां ये कहते हैं कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है। अब आप ये बताइए, क्या इससे समझ में आ गया कि आरोप होता क्या है? एक सामान्य आपका स्टूडेंट जिसने एलएलबी किया है या एलएलबी कर रहा है, उसमें भी तो बीएनएसएस चलेगा, तो क्या उससे ये सब चीजें समझ में आएंगी? उनकी बात छोड़िए, बाकी जो अधिवक्तागण है, जो अभी वकालत कर रहे हैं या काफी दिन से जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये चीजें नहीं समझ में आती कि आखिर ये आरोप का मतलब बताना क्या चाह रहे हैं। यही गलती इन्होंने सीआरपीसी में भी की थी, यही गलती इन्होंने बीएनएसएस में की थी। भैया थोड़ा सा 2 लाइन लिख देते अच्छे से कि आरोप का मतलब क्या है, तो एक सामान्य जो बच्चा है वो समझ तो जाता कि भैया आरोप का मतलब ये बताना क्या चाहते हैं। तो भैया ये तो विधि की मंशा है, अब विधि बनाने वाले ही जाने कि क्यों इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमें आरोप पढ़ना है, उन्होंने नहीं बताया मगर मैं आपको बताऊंगा कि आरोप होता क्या है। एक सामान्य बोलचाल भाषा में हम कहें कि आरोप क्या होता है, तो यह होता है कि यदि किसी के साथ अपराध घटित हुआ है, मान लीजिए कि ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बेचारा कहीं जा रहा था, बाजार में जा रहा है, अब इसको 4-5 लोग मिल गए और लगे मारने, इसका पर्स वर्स ले लिए, लेके भाग गए। ठीक है, अब ये कहां गया? ये गया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने। ठीक है, कि भैया एफआईआर दर्ज कराने गया, मान लीजिए मारा ऐसा कि दांत टूट गया, पसली उसकी टूट गई, तो एफआईआर दर्ज कराने गया। तो इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि भैया मेरे साथ ये फला चीजें हुई हैं। तो ये क्या लगा रहा है? ये आरोप लगा रहा है। किसके ऊपर? उन व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने इनके साथ अपराध को किया है। ठीक है, कि भैया आए हैं 4-5 लोग, हमें मारे हैं, दांत टूट गया, मेरा पसली टूट गई और मेरा पर्स लेके भाग गए। तो ये सब चीजें क्या है? ये आपके आरोप है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आरोप विरचित करने का काम किसका है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी कोई भी चीज अभियुक्त को ये बताई जाती है कि भैया ये अभियुक्त व्यक्ति है, मान लीजिए कौन है, बी नाम के व्यक्ति अभियुक्त है, इन्होंने इनको मारा था, ये कोर्ट में पेश हुए, तो बी को बताया जाएगा ना कि भैया आपके ऊपर क्या क्या ब्लेम लगाया गया है, क्या क्या आपके ऊपर अपराध लगाए गए हैं कि आपने कौन कौन सा कांड किया है, क्या क्या एक के साथ किया है। तो ये जब बताया जाता है चीजें तो यही क्या होती है, ये आरोप कहलाती है। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि ये जो आरोप का स्टेज है ये आता कब है, क्या ये जांच के पहले की प्रक्रिया है या जांच के बाद की प्रक्रिया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपके जांच के बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, होता क्या है, एक सिंपल वे में आप समझिए कि मान लीजिए यहां से क्या है कि अपराध कोई घटित हुआ और कोई व्यक्ति कहां गया, पुलिस स्टेशन गया, रिपोर्ट दर्ज कराया उसने, एफआईआर या एनसीआर जो भी करवाया। ठीक है, मान लीजिए एफआईआर दर्ज कराया, अब पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया इन्होंने, अन्वेषण आपका यहां समाप्त हो गया। ठीक, अब अन्वेषण चूंकि समाप्त हो गया तो पुलिस अधिकारी अब क्या करेंगे, अपना रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट बना के वो कहां भेजेंगे, वो भेजते हैं मजिस्ट्रेट के पास। ठीक, मजिस्ट्रेट के पास जब भेज देते हैं तो मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या करता है, संज्ञान लेगा कि भैया कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं है, तो आगे वो काम करेगा। अब लग रहा है मजिस्ट्रेट को हाँ भाई कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है, तो वहां से अब क्या होता है, अब आपकी इंक्वायरी शुरू होगी। मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या हो रही है शुरू, अब इंक्वायरी शुरू हो रही है। इंक्वायरी करने के पश्चात जब अभियुक्त आता है कोर्ट में तब उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भाई आपके ऊपर ये फला फला आरोप या फला फला अपराध ये लगाए गए हैं कि आपने के द्वारा ये चीजें की गई हैं। तो यही क्या होता है, आरोप हम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आरोप हम कहते हैं। तो जब आरोप लगाया जा रहा है तो उसी समय से अब क्या स्टार्ट होता है, अब आपका ट्रायल स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां तक क्या था, यह जांच था, यहां से यहां तक क्या है, अन्वेषण है, पुलिस रिपोर्ट भेजा, पुलिस अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट भेजी गई मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के द्वारा यहां से यहां तक क्या किया गया, जांच किया गया। जांच करने के पश्चात अब न्यायालय में वो व्यक्ति आ रहा है, एक्यूज्ड आ रहा है, उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, आरोप अब लगाया जा रहा है। तो आरोप जब लगाना स्टार्ट होता है तो यहीं से आपका विचारण स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरोप किस स्टेज पे आता है, जांच के बाद की यह प्रक्रिया होती है आरोप की। क्लियर, इतनी चीजें समझ में आई। यहां ध्यान रखिएगा, यहां दो चीजें आपको मिलेंगी, पहली मिलेगी चार्ज, CHARGE। ठीक है, दूसरी चीज मिलेगी चार्जशीट, CHARGE और SHEET। ठीक है, चार्जशीट, दोनों में अंतर है। चार्ज क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है। चार्जशीट क्या होती है, चार्जशीट पुलिस के द्वारा तैयार की जाती है। जब अन्वेषण करता है पुलिस अधिकारी उस समय क्या तैयार करता है, चार्जशीट तैयार करता है। जो मजिस्ट्रेट के पास भेजता है वो क्या होती है, वो चार्जशीट होती है। ध्यान रखिएगा, ये पुलिस के द्वारा तैयार होती है, जबकि चार्ज किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये हमेशा और हमेशा न्यायालय के द्वारा लगाया जाता है। चार्ज, आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है, न्यायालय के द्वारा लगाया जाता है। चार्जशीट किसके द्वारा तैयार की जाती है, पुलिस के द्वारा तैयार की जाती है। क्लियर बात इतनी। अब यहां आइए, आई होप आपको आरोप क्या होता है ये हमने थोड़ा आसान भाषा में आपको चीजें समझा दी है। अब हम लोग आगे आते हैं। तो आरोप सबसे पहले क्या है, परिभाषा है, हमने आपको बता दिया। हम आगे ये भी बात करेंगे कि ये जो शीर्ष चिल्ला रहे हैं, इस शीर्ष का मतलब क्या है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। अब देखिए आरोप का उद्देश्य क्या है, क्या होता है आरोप का उद्देश्य, क्यों आरोप लगाया जाता है। अब यहां समझिए उद्देश्य क्या है, अभियुक्त पर अपराध का दोषारोपण करना ताकि वह अपनी प्रतिरक्षा कर सके। भाई जब अभियुक्त को इस बात की जानकारी होगी कि मेरे ऊपर क्या दोषारोपण किया गया है, मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया गया है, तभी अभियुक्त अपने तरफ से अपने आप को बचाव कर सकता है। ठीक है, तभी तो बचाव करेगा अपना। तो यहां पे क्या है कि अभियुक्त पर अपराध का दोषारोपण करना है ताकि वो क्या कर सके, अपनी प्रतिरक्षा कर सके। यही आपके आरोप का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए ये सब जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना,
ये आपके मेंस में भी काम देगा जब आरोप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब कभी भी मेंस में आरोप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये याद रखिएगा कि आप आरोप की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 2 एक्ट का जिक्र करेंगे ही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए, ये हो गई परिभाषा, ये हो गया उद्देश्य। अब थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं प्रारूप। आरोप का प्रारूप क्या होगा, इसे कहां बताया गया है, ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है यहां पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आरोप का प्रारूप कहां है, देखिए बीएनएसएस के अंतर्गत कितने शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है, फर्स्ट शेड्यूल बात करता है कि अपराध कैसा होगा, संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, अजमानती होगा, कौन सा न्यायालय देखेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, कौन सा न्यायालय देखेगा, इस बात की बात करता है। और जो सेकंड आपका शेड्यूल है वो किसकी बात करता है, प्रारूप की बात करता है। ठीक है, इसमें सभी आपके प्रारूप बताए गए हैं। तो आरोप के संबंध में प्रारूप कहां है, तो द्वितीय अनुसूची के, ये याद रखिएगा, किस प्रारूप संख्या में, प्रारूप संख्या 33 में इसका जिक्र किया गया है। और क्या कहा गया है, अब ये याद रखिए, इसमें यह कहा गया है आरोप के अंतर्गत एक शीर्ष आरोप या 2 या 2 से अधिक शीर्ष वाले आरोप या पूर्ण दोष सिद्धि के पश्चात चोरी के आरोप इसमें शामिल होंगे। ठीक, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, अब ध्यान समझिए। एग्जाम्पल एक लेता हूं मैं, इससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक शीर्ष आरोप, हम लोग ये समझेंगे, क्या हम समझेंगे, शीर्ष। ये जो शीर्ष बार बार चिल्ला रहे हैं यहां पे, यहां भी हमने शीर्ष देखा, तो आखिर ये शीर्ष का मतलब क्या है, इंग्लिश में हम कहें तो शीर्ष का मतलब होता है हेड। ठीक है, तो एक हेड या एक से अधिक हेड वाले आपके आरोप। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं हम। इसमें यह कह रहे हैं कि यदि कोई एक कार्य किया जा रहा है, उस एक कार्य से कई आपके अपराध घटित हो जा रहे हैं, तो जो कई आपके अपराध घटित हो रहे हैं वही क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे, या हम कहें हेड कहलाएंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये कार्य कोई हमने किया है, उस कार्य से क्या हो रहा है, कई अपराध यहां पे घटित हो रहे हैं, तो ये जो कई अपराध घटित हो रहे हैं वही क्या कहलाएंगे, वही शीर्ष कहलाएंगे। क्लियर बात। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है। ठीक, ए नाम का व्यक्ति है, ये किसी के घर में गया चोरी करने। अब कोई है नहीं, उसने ताला तोड़ दिया। फिर क्या किया, अब चूंकि एंटर किया घर में, मान लीजिए चाबी उसके पास थी, चाबी से ताला खोल दिया, फिर एंटर कर रहा है, तो उसने क्या किया, गृह अतिचार किया। ठीक है, क्या कर दिया, गृह अतिचार कर दिया। ठीक है, या यदि खिड़की दरवाजा लगा हुआ उसे तोड़ कर जाता है, अंदर घुसता है, तो क्या कर दिया, गृह भेदन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, गृह भेदन कर दिया। ठीक है, अब जब चोरी करने जा रहा है तो अचानक कोई मिल गया वहां पर, भैया सो रहा था कोई, अचानक आ गया, उसको उसने क्या किया, मारा, कस के दांत टूट गया, पसली उसकी टूट गई, तो क्या कर दिया, घोर उपहति कर दिया। क्या किया, घोर उपहति कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब एक आदमी और आ गया उसके पास, जो ए नाम का व्यक्ति था, गया था चोरी करने, उसके सामने एक और व्यक्ति आ गया, उसको उसने क्या किया, चाकू से घोंप दिया, मार दिया उसको, तो क्या कर दिया, मर्डर, हत्या कर दिया उसने। ठीक है, देख रहे हैं आप, काम एक करने जा रहा है, क्या करने गया था, वो चोरी करने गया था, लेकिन उस चोरी के दौरान उसने क्या क्या कर दिया, गृह अतिचार या गृह भेदन कर दिया, घोरपाती कर दिया, हत्या कर दिया, और सामान तो चुराया ही चुराया। तो ये सब क्या है, यही आपके सब जो है, यही आपके हेड कहलाएंगे, यही आपके क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाते हैं। तो यही कहा जा रहा है, एक शीर्ष आरोप, कोई एक ही शीर्ष हो सकता है, सिर्फ चोरी करने जाए, या 2 या अधिक शीर्ष वाले आरोप, गृह अतिचार कर दिया, गृह भेदन कर दिया, घोर उपाधि कर दिया, हत्या कर दिया, तो ये सब क्या है, ये आपके कई शीर्ष है, तो इन्हीं को शीर्ष या हेड कहते हैं। आई थिंक आप यहां तक चीजें समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने 3 चीजें पढ़ा, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या होता है, और प्रारूप कहां बताया गया है, और इस शीर्ष का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो आरोप है,
ये विरचित कौन करेगा? तो हमेशा याद रखिएगा, आरोप को विरचित करने का काम जो है ये किसका होता है? ये कोर्ट का होता है, या हम कहें न्यायालय का काम होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आरोप विरचित किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक, अब आइए हम सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन हमारा क्या है? 234 से लेकर 247 तक हमें पढ़ना है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग? चैप्टर 18 में दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन? आरोपों का प्रारूप है और दूसरा आरोपों का संयोजन है। आरोपों का जो प्रारूप है ये 234 से लेकर 240 तक प्रावधान करता है, जबकि आरोपों का संयोजन 241 से लेकर 247 तक प्रावधान करता है। क्लियर? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब सेक्शन पे आते हैं। ये जो बेसिक जानकारी थी जो हमने आपको बताया ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि आरोप जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जब आप सेक्शन पे आ रहे हैं, तो सेक्शन से पहले इतनी चीजों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेक्शन पे। सेक्शन 234 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, आपको कोर्ट कचहरी में भी ये आपका काम देता है। ठीक है, तो आरोप की अंतर्वस्तु, या हम कहें कि आरोप में क्या क्या चीजों का उल्लेख किया जाएगा, इसके विषय में आपका सेक्शन 234 जिक्र करता है, या हम कहें बात करता है। ठीक है, पहली चीज, अपराध का कथन किया जाएगा। जब आप आरोप लगा रहे हैं या आरोप लिख रहे हैं तो उसमें क्या किया जाएगा? आरोप का कथन किया जाएगा। ठीक है, कौन सा आप आरोप लगा रहे हैं। ठीक, सेकंड, अपराध का नाम का जिक्र होगा कि भाई अगर ए नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप बताएंगे ना उसे कि आपने कौन सा अपराध किया है। यदि उस अपराध का नाम दिया गया है, जैसे इसको बताएंगे कि आपने चोरी किया है, हत्या किया है, डकैती किया है, लूट किया है, तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक, ये अपराध का नाम है, दिया गया है अपराध का, तो उस अपराध का नाम बताएंगे इसको कि आपने ये फला काम किया है। ठीक है, तो अपराध का नाम हो गया। थर्ड, यदि नाम ना हो, यदि मान लीजिए अपराध का नाम नहीं दिया गया है, नहीं बताया गया है कि चोरी है, लूट, डकैती, ऐसे करके कोई नाम नहीं बताया गया स्पेसिफिक, तब क्या होगा? तो शॉर्ट में अपराध को बताने वाली परिभाषा बताएंगे, वो प्रोसेस बताएंगे कि आपने क्या क्या किया था। भले ही जैसे चोरी है, एक स्पेसिफिक नाम है, ये नहीं दिया गया है, इसके अलावा तब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या दूसरा रास्ता है? दूसरा रास्ता ये है कि आपने क्या काम किया था, वो पूरा आप शॉर्ट में बताएंगे कि आप यहां गए थे, ऐसे किए थे, वैसे किए थे, ये इतनी चीजों का जिक्र आप करेंगे उससे। मतलब उतना बता दें कि अभियुक्त को इस बात की जानकारी हो जाए कि मेरे ऊपर क्या इल्जाम लग रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, विधि और उस विधि की धारा का उल्लेख करेंगे। यदि इस व्यक्ति ने, ए ने कोई अपराध किया है तो किस विधि के अंतर्गत किया है। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है? बीएनएस के अंतर्गत अपराध किया है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध किया है, तो ये क्या है? विधि है। अब आप बताएंगे कि बीएनएस के किस सेक्शन के अंतर्गत इन्होंने अपराध किया है, आप इसका भी जिक्र करेंगे, वहां उल्लेख करेंगे उस आरोप के अंतर्वस्तु में। ठीक है, तो विधि और विधि की धारा बताएंगे। क्लियर? अब आइए फिफ्थ पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। आरोप की अंतर्वस्तु में 7 पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट आइए, आरोप लगा दिया गया। इसका क्या मतलब है? आरोप लगा दिया गया, इसका मतलब यह है कि आरोपित अपराध को गठित करने के लिए मेरे द्वारा अपेक्षित सभी वैध शर्तें पूरी कर ली गई है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ए के ऊपर कौन सा आरोप लगाया गया है? चोरी का आरोप लगाया गया है। ठीक है, चोरी का आरोप लगाया गया है। अब चोरी में कितने एलिमेंट होते हैं? 5 आवश्यक तत्व है। किसमें? चोरी में 1 2 3 4 5। तो ये पांचों एलिमेंट जब तक नहीं होंगे तब तक चोरी पूरी नहीं होगी। तो ये देखा जाएगा कि आरोप लगा दिया गया, क्या मतलब होगा कि भाई जब चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं तो क्या ये पांचों एलिमेंट पूरे हो रहे हैं, या इस चोरी के अंतर्गत ये पांचों एलिमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी यहां पर देखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है 6, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। किस भाषा में लिखा जाएगा? कोर्ट की भाषा में ही लिखा जाएगा आरोप। ठीक है, अब ये भाषा से संबंधित चीजें यहां पर हमने लिखा है। सेक्शन 307
BNSS का बताता है कि राज्य सरकार न्यायालय की भाषा तय करती है। कौन तय करता है? राज्य सरकार। किसकी? न्यायालय की भाषा तय करेगी। किंतु हाई कोर्ट की भाषा को छोड़कर हाई कोर्ट की भाषा नहीं तय करेगी। जो अधीनस्थ है उससे उन न्यायालयों की भाषा कौन आपका तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। कहां बताया गया? सेक्शन 307 BNSS के अंतर्गत बताया गया। वहीं सेक्शन 137 CPC बताता है, अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा के विषय बताता है। ठीक है। वहीं पर आर्टिकल 348 कॉन्स्टिट्यूशन का यह बताता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के विषय में बात करता है कि इनकी भाषा क्या होगी, तो बताया गया इंग्लिश इनकी भाषा होगी। क्लियर बात? तो ये आपने आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। तो इस भाषा से संबंधित तीन चीजों को आपने यहां पे देख लिया। तो यहां तीनों एक साथ आप मेंशन कर लीजिए। देखिए, जब कभी भी देखिए, विधि का यही मजा है कि आप विधि जब लॉ हम पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी चीजें चिटुर पुटुर इधर उधर छिटकी है उनको हम पास में ला दें। ठीक है, उनको एक जगह कर दें और तब हम पढ़ें। तब पढ़ने का मजा ही दूसरा होता है। ये आपका प्री में भी तैयार हो जाता है और जब मेंस लिखते हैं तो मेंस में भी अगर आपने इतनी चीजों को लिख दिया तो ये 4 चांद लग जाते हैं। आप जिक्र मत करिए पूरा ना, मेंस में टाइम नहीं है आपके पास, तो आप जिक्र मत करिए, बस इतना ही लिख दीजिए। इतना करके 307 BNSS, 137 CPC, आर्टिकल 348 एग्जामिनर खुद समझ जाएगा। वो खुद ही बुद्धिमान होता है, तो वो खुद समझ जाएगा कि बच्चा कहां जा रहा है। तो सिर्फ उसे BNSS की ही नॉलेज नहीं है, बल्कि उसे CPC की भी नॉलेज है, बल्कि उसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन की भी नॉलेज है। ठीक है। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है कि यदि अभियुक्त पहले दोषसिद्ध रहा है तो उस कथन का भी वर्णन करना होगा। यदि आप आरोप क्या कर रहे हैं, आरोप के अंतर्वस्तु में इसका भी जिक्र करेंगे कि यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो उसमें यदि अभियुक्त जो व्यक्ति है वो पहले भी दोषसिद्ध किया गया था तो उसका भी जिक्र वहां पे करेंगे। और किसी कारणवश न्यायालय भूल जाता है, नहीं वहां पे आरोप का वर्णन जब कर रहा था तब दोष आपके पूर्ण दोष सिद्धि का वर्णन नहीं कर पा रहा है, तो वो बाद में भी इसका जिक्र कर सकता है या उसमें उल्लेख कर सकता है। ठीक है। अब यहां समझिएगा कि पूर्ण दोष सिद्धि को हम लोग कहां पढ़ते हैं, तो पूर्ण दोष सिद्धि के संबंध में जब आप BSc पढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं, तो वो 2 जगह आप पढ़ते हैं। कहां? सेक्शन 12 का स्पष्टीकरण 2 पढ़ते हैं, वहां जिक्र किया गया है पूर्ण दोष सिद्धि के संबंध में। सेक्शन 49 का स्पष्टीकरण 2 पढ़ते हैं, वहां भी आपके पूर्ण दोष सिद्धि का जिक्र किया गया है। तो 2 पूर्ण दोष सिद्धि आपके BSc में भी मिल जाए। तो BSc के अंतर्गत 2 आपके सेक्शन ये तैयार हो गए। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, चाहे सेक्शन 12 हो चाहे आपका सेक्शन 49 हो, ये स्पष्टीकरण 2 ही है। दूसरे में ही आपका पूर्ण दोष सिद्धि है, ये ध्यान रखिएगा। 12 का 2 है और 49 का 2 है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पष्टीकरण 1 था या कौन सा था, तो स्पष्टीकरण 2 ही है, चाहे 12 होगा चाहे आपका 49 होगा। ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें और अपने पढ़ाई में लग जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।